करते हैं तो जब एक क्वेश्चनर भरा जाता है जॉब में, इंटरव्यू में, तो उसमें ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सैलरी कितनी लेंगे, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी। तो वो कि उनकी शब्दावली के तर्कश में बहुत बड़े बड़े बाण हैं। इसका स्टंप्स के पीछे जब विकेट कीपर खड़ा होता है, बॉलर चाहे कैसी ही बॉलिंग कर रहा हो तो उसकी वो हमेशा ये बोलता नजर आएगा, बॉलिंग बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश, कुछ इस तरीके के वर्ड विकेट कीपर यूज कर रहा होता है। इससे वो क्या कर रहा है? आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हाउ टू थिंक बिग पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 3 पॉइंट्स कवर किए थे: सेल्फ वैल्यूएशन, बिग वर्ड्स वर्सेस पावरफुल वर्ड्स एंड डेवलप पॉजिटिव माइंडसेट। आई होप अब तक आपने अपनी लाइफ में ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर लिए होंगे और इन पर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज बचे हुए रेस्ट 2 पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। नमस्कार, मैं नवीन उत्रेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन ग्लोरी। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 4, बी फ्यूचरिस्टिक। हमें ना थोड़ा फ्यूचर के बारे में प्लान करके चलना चाहिए। जो आज प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हमें दिख रहा है, सिर्फ उसको देख करके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा डिसीजन लेते समय हमने ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में क्या हालात, क्या पोजीशंस होने वाली हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको रियल एस्टेट बिजनेस का एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जो लोग रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े होते हैं, जो इस बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हैं। आपने अपने रूटीन लाइफ में भी ये देखा होगा, या आप किसी प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा कि रियल एस्टेट बिजनेस वाले शहर से, जहां घनी आबादी वाला शहर होता है, उससे थोड़ा दूर कोई एक जमीन ले लेते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं। मान लीजिए किसी रियल एस्टेट बिजनेस वाले ने कोई एक शहर से बाहर, लेट्स से कि 10 एकड़ जमीन ले ली। अब वो उस 10 एकड़ जमीन को किस तरीके से फ्यूचरिस्टिक प्लान के हिसाब से अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट करता है, ये उसमें हमें नोटिस करना चाहिए। वो जमीन बाहर लेकर के आपको ये नहीं बताएंगे कि ये एक जमीन 10 शहर से दूर है, जो मैंने एक 10 एकड़ जमीन ली है, वो ये बिल्कुल नहीं बताएगा। वो ये भी नहीं बताएगा कि वहां कितने पेड़ लगे हुए हैं, या वो ये भी नहीं बताएगा कि वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे है। वो आपको उसके संभावित प्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स आपको गिनवाएगा। जैसे वो ये बताएगा कि इस जमीन की कनेक्टिविटी कहाँ से है, इस जमीन के पास से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, या कौन सी रेलवे लाइन आती है, या कोई कॉरिडोर बन रहा है, या कोई और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इसके आसपास में है। वो इस तरीके के बेनिफिट्स गिनवाएगा। अच्छा, उसके अलावा वो ये भी गिनवाएगा कि इस जमीन को लेने के बाद आप उसमें कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट करके बेनिफिट उठा सकते हैं। हो सकता है कि वो ये बताए आपको कि आप इस जमीन पे एक घोड़ों का अस्तबल बना लीजिए, एक हॉर्स राइडिंग का यार्ड बना लीजिए, कोर्ट बना लीजिए। क्योंकि जो हॉर्स राइडिंग कोर्ट्स होते हैं वो शहर के अंदर तो होंगे नहीं, ये कोर्ट शहर से थोड़ा बाहर ही बनाए जाते हैं। तो वो आपको ये बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी भी दिखाएगा उसमें कि अगर आप इस जमीन को लेते हैं तो इस जमीन में आप एक हॉर्स राइडिंग कोर्ट भी बना सकते हैं। क्योंकि लोगों का शौक होता है कि घुड़सवारी करें, और घुड़सवारी करने के लिए उनको हॉर्स राइडिंग कोर्ट में ही आना पड़ेगा। तो शौक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग इस तरीके से ऐसी जगहों पर जाते हैं। हो सकता है आप भी जाते होंगे, या हो सकता है वो जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है वो आपको ये बताएगा कि यहाँ पर मैं आप कोई पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, ये भी आपका एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। या वो डायरेक्टली ये भी कह सकता है कि आप यहाँ पर में एक फार्मिंग कर सकते हैं, और कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से आप उस फार्म पे जो भी कुछ उगाएंगे वो आप इजीली शहर तक पहुंचा सकते हैं। तो जब वो आपको उस जमीन की बहुत सारी क्वालिटीज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से गिनाएगा, तो आप उसको उस जमीन की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप इसके लिए बहुत ज्यादा नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है जिसको यूज करके प्रॉपर्टी बिजनेस से जुड़े हुए लोग अपनी प्रॉपर्टी को अच्छी वैल्यू पर बेचते हैं। तो हमें भी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, डिपार्टमेंटल स्टोर। जब आप डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं तो आपको चाहे आपने 10 रुपए का सामान लेना हो,
चाहे 10,000 रुपए का सामान लेना हो, शॉपिंग की ऑर्डर वैल्यू आपकी कितनी भी हो, वो आपको हमेशा इक्वली ही ट्रीट करेंगे। कोई भी कस्टमर लाइन में लगा है, उसकी जो कार्ट है उसके अंदर में कितना भी कम सामान हो या कितना ज्यादा सामान हो, बिलिंग काउंटर पे या बाकी स्टाफ उन सबके साथ इक्वली ही ट्रीट करता है, क्योंकि वो लोग इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि जो एवरेज कस्टमर वैल्यू है पूरे साल की वो कितनी है। क्यों? अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको हमेशा छोटी, जब आपकी ऑर्डर वैल्यू कम है उस समय भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, तो आप उस स्टोर पर जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रीट अच्छा नहीं किया जाता, आप किसी शॉप में जाते हैं, अगर वो शॉपकीपर या वहां का स्टाफ आपके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगली बार मैं वहां ना जाऊं। इसलिए जो बड़े स्टोर वाले होते हैं या अच्छे स्टोर्स होते हैं, वहां पर मैं आपको हमेशा इक्वली ही ट्रीटमेंट मिलता है। एक मैं दूध वाले की एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक बार एक दूध वाला अपने कस्टमर को इसलिए दूध देने से मना कर देता है क्योंकि उनके कस्टमर के घर में जो दूध की डिमांड है वो डेली की हाफ लीटर की है। तो डेली का हाफ लीटर दूध देने के लिए वो उसको ये लगता है कि मैं इनके घर देने के लिए आऊंगा डिलीवरी करने, तो मुझे ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन उसने ये बात नोटिस नहीं की कि उस घर में जो महिला है वो प्रेग्नेंट है और उनके घर में थोड़े दिनों में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो थोड़े दिन बाद उनके घर में एक बच्चा होता है। अब वहां पर दूध की डिमांड बढ़ जाती है और उसके बाद वहां पर उसको वो रिग्रेट करता है कि मैंने वहां पे स्टार्ट कर दिया होता तो मेरा भी बिजनेस आज वहां पे बढ़ चुका होता। तो अपनी छोटी सोच की वजह से उसने अपने फ्यूचर का एक पर्सपेक्टिव, एक फ्यूचरिस्टिक कस्टमर खो दिया। तो आप भी इसलिए अपनी सोच को बड़ा रखिए, ऑलवेज थिंक बिग एंड बी फ्यूचरिस्टिक। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड स्मॉल एंड अनइंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में स्मॉल, छोटी छोटी और जो बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, उन पर बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहिए। आपका मेन जो ध्यान है आपका हमेशा जो जरूरी बातें हैं उन पे रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या आप पब्लिक स्पीकर हैं उस कहीं, तो आपका ध्यान अगर छोटी छोटी चीज़ों पे रहेगा, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आपके कपड़े कैसे हैं, आपके हेयर स्टाइल कैसा है, या जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, आपके एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ एक तरीके से, तो अगर मेरा ध्यान इस बात पे रहेगा कि मेरे कपड़े कैसे हैं, हेयर स्टाइल कैसा है, या मेरी ग्रामर्स की कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं, या मैं सीधा खड़ा हूँ या नहीं खड़ा हूँ, मैं हिल कितना रहा हूँ, या मेरे हाथ किस तरीके से चल रहे हैं, या मेरी टाई टेढ़ी तो नहीं हो गई है। मान लीजिए अगर मेरी टाई टेढ़ी हो गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका मेन ध्यान रहना चाहिए कि जो आप बात बताना चाहते हैं उस पे आप बिल्कुल फोकस्ड है या नहीं है। अगर आपका ध्यान इन छोटी छोटी बातों पे जाएगा तो आप हो सकता है कि जब आप बात बताने जा रहे हैं वो बात भूल जाएंगे या वो बात पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो अपनी जो पूरी जो फोकस है वो मेन कंटेंट पे रखें और इन छोटी छोटी अनइम्पोर्टेंट थिंग्स पे आप अपना बिल्कुल ध्यान ना दें। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, रीजन ऑफ फाइट। हर घर की कहानी या हर ऑफिस की कहानी, आप मान लीजिए ये हर एक पे एप्लीकेबल है। मान लीजिए आप ऑफिस से थके हुए घर वापस आए, आप स्ट्रेस में भी थे और आप जब रात को डिनर करने लगे तो आपको खाना स्वाद नहीं लगा, थोड़ा टेस्ट नहीं आया, तो आपने बोल दिया आज खाना सही नहीं है। अच्छा, आपकी वाइफ भी दिन भर से बहुत ज्यादा काम था तो वो भी थकी हुई थी, स्ट्रेस में थी। अब ये बात सुनते उन्होंने भी ये वापस बोल दिया कि भैया इतने बजट में तो ऐसा ही मिलेगा। अब या फिर वो ये भी हो सकता है ये बोल दें कि भाई मेरे पास तो 4 बर्नर स्टोव नहीं है तो भाई खाना तो टेस्टी बनेगा नहीं। इस पे आपको भी लगा यार, आपको भी थोड़ा सा वो लगा यार ये क्या मतलब है, तो आपको भी लगा, आपने बोल दिया कि इसमें पैसों की बात कहां से आ गई, तुम्हें तो घर चलाना आता ही नहीं है। ये हर घर में होता है, छोटा मोटा नोकझोंक चलता रहता है। तो उसके बाद फिर वो बात बढ़ती गई तो बिल्कुल शांति स्थापित होने से पहले ये बात मतलब दोनों के पर्सनल अटैक होने लगे अलग अलग बातों के अलग जरिए से। फिर शादी से पहले के वादे, शादी के बाद के वादे, वहां तक पहुंचते हुए फिर एक तेरे परिवार में ऐसा, तेरे परिवार में ऐसा, पता नहीं कहां तक पहुंचते हुए, और बिल्कुल खत्म होने से पहले आप सब दोनों ने अगली लड़ाई के लिए एक दूसरे को हथियार दे दिए, यानी कि अगली लड़ाई के लिए एक टॉपिक दे दिया। तो ये भी ऐसा भी बहुत बहुत बार होता है, आजमाइएगा। तो आप ये सोचिए, जब किसी पे आरोप लगाने से पहले या किसी को डांटने से पहले या सेल्फ डिफेंस में कुछ बोलने से पहले अगर आप ये सोच लें कि क्या ये बोलना बहुत जरूरी है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है,
तो हो सकता है कि झगड़े ही ना हो। या जैसे आप कुछ भी बोलने से पहले खुद से ये पूछिए कि क्या हुआ अगर किसी ने घर में थोड़ी गंदगी मचा दी, तो क्या उसमें बोलना जरूरी है? या टूथपेस्ट का ढक्कन खुला रह गया, या किसी ने टेबल यहाँ रख दी, चेयर यहाँ रख दी, या कोई कपड़े यहाँ रख दिए, उससे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कितना फर्क पड़ता है? या ये बोलने से पहले कि क्या हुआ घर के किसी फैमिली मेंबर ने थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए तो, या कोई घर पे लेट आया तो, या फिर कोई उसने किसी ऐसे लोगों को घर में बुला लिया जो मुझे पसंद नहीं है। नहीं है तो नहीं है, वो आएगा, उससे मिलके चला जाएगा, खत्म बात। तो आप कुछ भी बोलने से पहले अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि ये बोलना इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो अगर आप बिल्कुल इसको इस तरीके से सोच के बोलेंगे तो झगड़े होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और जब झगड़े नहीं होंगे तो आप अपने आप सोच को अपना बड़ा कर पाएंगे और अपने दिमाग को कहीं और लगा सकेंगे। लेस रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो आपको कुछ रिसोर्सेज और फैसिलिटीज अगर कभी कम मिलती हैं तो इसका बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पार्ट 1 वीडियो में जो जिस राजू की मैंने बात की थी, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख करके नौकरी ढूंढ रहा था, मान लीजिए उसको नौकरी मिल गई और वो एक ऑफिस में लग गया, अब वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही पहुंच गया। तो उस कंपनी में अगर मान लीजिए सेम एग्जीक्यूटिव लेवल के 3 एम्प्लॉयज और हैं और कंपनी सबको एक अलग अलग कैबिन ऑफिस बना करके देती है जो साइज और साज सजावट में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जो चौथा ऑफिस है वो थोड़ा छोटा बन गया और वो राजू को मिल गया। तो राजू को जैसे ही वो ऑफिस मिला तो उसको उसकी जो ईगो है वो हट हो गई। उसको ये लगा कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है। अब वो इस बात की इतनी ज्यादा टेंशन ले ली उसने कि वो बाकी एग्जीक्यूटिव, तीनों एग्जीक्यूटिव के साथ और बाकी स्टाफ के साथ भी उतना ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। वो उनको जो रिप्लाई भेजता था, मेल्स के रिप्लाई करता था, या जब वो बात करते थे तब उस समय को रिप्लाई करता था, तो वो उसमें उनको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा था। उनमें ब्लेम लगाने लगा। उसको ये लगता था कि मैं इसमें अब कम इंपॉर्टेंट हूं इस ऑफिस में। तो इसका इम्पैक्ट ये आया कि उसके काम पे पूरा 2-3 महीने में पूरा असर दिखने लगा, और इतना असर दिखने लगा कि कंपनी ने 2-3 महीने में उसको बाहर करने का फैसला ले लिया और ऑफिस से उसको बाहर कर दिया। अच्छा, मजे की बात यह थी कि राजू के अलावा बाकी किसी को ये नहीं लगता था कि उसका ऑफिस छोटा है। सिर्फ राजू को ही ये लगता था कि उसका ऑफिस छोटा है। उसने अपने मन में ये बिठा लिया था, इसलिए उसने अपने काम में भी इसका जो इम्पैक्ट है वो नजर आने लगा था, और लास्ट में उसने जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो अगर वो छोटी बातों को अगर अवॉइड करता तो आज वो सकता अच्छी नौकरी कर रहा होता। तो आपको भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। ये भी एक बहुत कम इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, इसलिए आपको बड़ा सोचना चाहिए और अपनी प्रोग्रेस, अपने के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तो पार्ट 2 हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो, सबको ये नई जानकारी मिल सके। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।